नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। पहली दो रचनाओं के बाद हिंदी में आज चाणक्य नीति के बारे में शुरू करने वाला हूँ। ये है इस सत्र का 644वां भाग। ये आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो पहली दो मराठी रचनाएं हैं, छोटी छोटी हैं। हात मोकळे ठेवूनच कुणाशीही मैत्री होऊ शकते. झाकली मूठ असेल किंवा मूठ आवळलेली असेल तर खरी मैत्री अशक्य असते. हात मोकळे ठेवूनच कुणाशीही मैत्री होऊ शकते. झाकली मूठ असेल किंवा मूठ आवळलेली असेल तर खरी मैत्री अशक्य असते. दुसरी रचना आहे, माणूस नेहमी आनंदाच्या मागे असतो आणि आनंद सर्वात जास्ती कशात असेल तर कुणी करू नको म्हटलं की ते मुद्दाम करण्यात असतो. माणूस नेहमी आनंदाच्या मागे असतो आणि आनंद सर्वात जास्त कशात असेल तर कुणी करू नको म्हटलं तर ते मुद्दाम करण्यात असतो. अभी तीसरी जो रचना है वो है हिंदी में। आज मैं पहले आर्य चाणक्य इस व्यक्ति के बारे में कुछ बताने वाला हूँ और बाद में उसके विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। ये इस श्रृंखला की पहली कड़ी है जो शुरू करते समय कुछ जानकारी चाणक्य के बारे में। आर्य चाणक्य दिखने में तो कुछ कुरूप ही थे, लेकिन बहुत बुद्धिमान थे, सोच सकते थे, सीख सकते थे। तत्कालीन भारत की परिस्थिति के अनुसार उनका जीने का तरीका था। आज समाज बदल गया है, इसलिए उनके कुछ विचार आज गलत भी लग सकते हैं। जैसे करीब करीब 80 साल पहले बहुतों को मार्क्स के विचार ही सही लगने लगे थे और बाद में कई साल बाद अनेकों को अमेरिका के विचार सही लगते थे। समाज बदलता जाता है, नई परंपराएं बन जाती हैं, नई ज़रूरतें बनती हैं। सही, गलत, अच्छे, बुरे, इनकी व्याख्या भी बदलती रहती है। कभी लग सकता है कि जो दोषी हो उसको क्षमा करना और उसके दोष दूर करने की कोशिश करना ही सही है, और कभी लग सकता है कि क्षमा करने पर वो व्यक्ति फिर बुरे काम करेगा और उसे जड़ से उखाड़ देना ही समाज के लिए अच्छा रहेगा। फिर भी कुछ लोगों की कुछ बातें तो स्थायी रूप में रह ही जाती हैं। चाणक्य का अपने देश के और हित के बारे में सोचने का अपना तरीका था। परदेश से आए हमलावरों से कैसा व्यवहार चाहिए, अपने ही देश में भी स्वार्थी लोग देश को बर्बाद कर सकते हैं, उनसे कैसा व्यवहार चाहिए, इसके बारे में भी उनकी अपनी सोच थी। अच्छा राजा, अच्छी प्रजा, अच्छा नागरिक और अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, इस पर उनका खुद का विचार था। ये सब आज भी विचार करने लायक हैं। देश के अर्थशास्त्र के बारे में उनका ग्रंथ प्रसिद्ध है। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मगध का राज उत्तम ढंग से सलाहकार के रूप में चलाया। आज के ज़माने में भी वैसी ही परिस्थिति है या हो सकती है। इतिहास दोहरा सकता है और उनके विचार प्रेरणादायक हो सकते हैं। देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, पड़ोसी और दूर दराज के देशों के साथ कैसे संबंध हो सकते हैं, अपने देशवासियों की उन्नति कैसे हो सकती है, इन सब के बारे में उनके विचार करीब करीब ईस्वी सन के पूर्व 300 साल पहले के हैं और आज भी मायने रखते हैं, क्योंकि मानव का स्वभाव, इच्छा, अहंकार, जिद, ये सब तो पहले जैसे ही हैं। कुछ लोग अपने देश के हितों की रक्षा करना, उनको प्राथमिक देना, इन बातों को तानाशाही कहना पसंद करते हैं। पर आज परिस्थिति ये है कुछ देश खुद को आगे बढ़ाने के बदले दूसरे देशों को टांग अड़ाकर नीचे गिराने की ही सोचते हैं। यहाँ तक कि कुछ खुद के देशवासी ही चंद व्यक्तिगत फायदों के लिए ऐसे कामों से मदद करते हैं।
ये एक सत्य है और ऐसे लोगों को निपटा देने में ही देश की भलाई है, ये संदेश चाणक्य देते हैं। आज से 2-2.5 हजार साल पहले भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य थे। उनमें से एक काफ़ी बड़ा और शक्तिशाली राज्य था मगध का, जिसका मुख्य शहर पाटलिपुत्र था। देश के राजा का नाम था महानंद। वो स्वार्थी और दुष्ट था और ऐश में मगन रहता था। देश में अनेक छोटे बड़े उपराज्य थे जहाँ के मुखिया भी स्वार्थी ही थे। उनमें से कई तो महानंद के ही रिश्तेदार थे। स्वार्थ और ऐश में मग्न महानंद की कुछ अच्छा करने की क्षमता भी नहीं थी और उस शहर के नज़दीक एक गांव में चणक नामक एक सज्जन के घर चाणक्य का जन्म हुआ। उस समय के अनुसार चाणक्य ने उच्च शिक्षा ग्रहण की और अपनी सोच के अनुसार देश हित के लिए क्या करना चाहिए इस पर विचार किया। बड़ा होने के बाद चाणक्य महानंद के बाद में आए राजा धनानंद के पास गए और देश सेवा करने के लिए नौकरी मांगी। उन्हें अपमानित करके निकाल दिया गया तो फिर ऐसा जनहित के बारे में ना सोचने वाला राजा अभी नहीं चाहिए। इस सोच से प्रेरित होकर उन्होंने एक साधारण कुटुंब के होनहार बालक चंद्रगुप्त को अपनी सोच के अनुसार राजा बनने के योग्य बनाया। युद्ध, राजनीति और प्रजाहित तीनों के लिए सक्षम बनाया और अंत में नंद वंश को समाप्त करने में सफल हुआ। उसी समय ग्रीस से सिकंदर हर साम्राज्य को जीतते जीतते भारत पहुंचा। भारत में सिकंदर ने वापस जाते समय सेल्यूकस को गवर्नर बनाया। चाणक्य ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसकी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया। चाणक्य ने कौटिल्य के नाम से देश कैसे चलाना है, आर्थिक नीति क्या होनी चाहिए और देशों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, इस बारे में अर्थशास्त्र नामक एक किताब लिखी है। चंद्रगुप्त के गुरु और सलाहकार के रूप में चाणक्य ने लंबे समय तक काम किया। साधारण लोगों को जीवन में क्या करना चाहिए, प्रगति कैसे होती है, जीवन की सफलता किसमें है, इन सब के बारे में चाणक्य नीति में कहा गया है। आर्य चाणक्य की जीवनी और सीख पर आधारित चाणक्य नीति में से ये है पहली कड़ी। दिखना पहनना दोनों का थोड़ा ही महत्व होता है। आदमी कैसा है इससे पता ही नहीं चलता है। दिखना पहनना दोनों का थोड़ा ही महत्व होता है। आदमी कैसा है इनसे पता ही नहीं चलता है। चाणक्य सीधा सादा था, रूप में कुछ बद्दा था। उससे बुद्धि या विचार का पता नहीं चल सकता था। चाणक्य तो सीधा सादा था, रूप में कुछ भद्दा ही था। उससे बुद्धि या विचार का पता नहीं चल सकता था। औरों से कैसे पेश आना, हर बात की तह तक जाना। कारण कर्म उसके परिणाम, सबका विचार वो करता था। औरों से कैसे पेश आना, हर बात की तह तक जाना। हर कर्म उसके परिणाम, सबका विचार वो करता था। सामान्य लोगों के जीवन में कुछ तो अच्छा करना था। अपने ज़माने में इसका मार्ग उसने खोज निकाला था। सामान्य लोगों के जीवन में कुछ तो अच्छा करना था। अपने ज़माने में इसका मार्ग उसने खोज निकाला था। एक सामान्य व्यक्ति को उसने उत्तम शासक बनाया था। उस काल का सबसे अच्छा राजा उसे बनाया था। एक सामान्य व्यक्ति को उसने उत्तम शासक बनाया था। उस काल का सबसे अच्छा
राजा उसे बनाया था। आज भी उसके विचारों पर विचार आवश्यक है। क्या राजा और क्या प्रजा सभी को आवश्यक है। आज भी उसके विचारों पर विचार आवश्यक है। क्या राजा और क्या प्रजा सभी को आवश्यक है। कोई कहते वो राजनीतिज्ञ स्वदेश की ही सोचता था। खुद का देश खुद के लोग इन सब की ही सोचता था। कोई कहते वो राजनीतिज्ञ स्वदेश की ही सोचता था। खुद का देश खुद के लोग इनकी ही वो सोचता था। आपस में लड़ने वालों को काबू में रखना पड़ता था। बाहर के आक्रामकों को भी दूर ही रखना पड़ता था। आपस में लड़ने वालों को काबू में रखना पड़ता था। बाहर के आक्रामकों को भी दूर ही रखना पड़ता था। परदेशों में भी स्वदेश का बोलबाला बढ़ाना था। देश की आर्थिक स्थिति को भी ऊंचाई तक ले जाना था। परदेश में भी स्वदेश का बोलबाला बढ़ाना था। देश की आर्थिक स्थिति को भी ऊंचाई तक ले जाना था। आपस की लड़ाई के कारण सिकंदर जीतता जाता था। सबको एक साथ लाकर ही उसे हराना ठाना था। आपस की लड़ाई के कारण सिकंदर जीतता जाता था। सबको एक साथ लाकर ही उसे हराना ठाना था।